दोस्तों नमस्कार, मैं प्रशांत कौशिक संवाद इंडिया के मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। लोकसभा चुनाव 2024 का आज पांचवा चरण है और पांचवें चरण में वोटिंग का जो पैटर्न है वह किस तरफ जा रहा है, किस तरह से उसका आकलन किया जा रहा है, किस तरह से उसका अनुमान किया जा रहा है, सभी अपने-अपने स्तर से इसका एक विश्लेषण भी कर रहे हैं। और 4 चरण के चुनाव क्योंकि हो चुके हैं, 5वें चरण का चुनाव चल रहा है। इसके पश्चात लगभग ये तस्वीर काफ़ी हद तक एक कहीं न कहीं अनुमानित रूप से लोग लगाने लगेंगे कि लोकसभा चुनाव की दिशा और दशा कैसी होने जा रही है देश की। और महाराष्ट्र का चुनाव भी इस संदर्भ में बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है और महाराष्ट्र की जो राजनीतिक स्थिति है, उसको लेकर तमाम तरह के अनुमान अपने-अपने हिसाब से राजनीतिक विशेषज्ञ और राजनीतिक जानकार लोग लगा रहे हैं। क्योंकि महाराष्ट्र की जो 48 लोकसभा सीटें हैं, बहुत महत्वपूर्ण है भारतीय राजनीति के दृष्टिकोण से और खास तौर से इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती हैं क्योंकि जिस तरह से एनसीपी और शिवसेना के अंदर जो स्प्लिट हुआ, जिस तरह से 2 गुट बन गए, उसके बाद वहाँ की जो राजनीतिक तस्वीर है, वह काफ़ी उलझी हुई प्रतीत होती है कुछ लोगों को। ऐसे में वहाँ के जो राजनीतिक समीकरण हैं, किस तरफ इशारा कर रहे हैं? क्या बीजेपी को शिवसेना और एनसीपी के टूट का फ़ायदा होगा? या उद्धव ठाकरे और शरद पवार को इस टूट के बाद जो एक सिम्पैथी जो कहा जा रहा है, जो एक उनसे जो जुड़ाव लोगों को कहा जा रहा है, उसका उन्हें फ़ायदा राजनीतिक तौर पर मिलेगा? इन सब बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ महाराष्ट्र से बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार इस चर्चा में जुड़े हुए हैं, उनका परिचय मैं आप सभी से करा देता हूँ। हमारे साथ प्रकाश पौरे जी जुड़े हुए हैं अकोला से, महाराष्ट्र से, बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट है, अनेक वर्षों का उनका पत्रकारिता का अनुभव है और महाराष्ट्र की राजनीति की जो बिल्कुल नब्ज़ है, उसे वह अच्छी तरह समझते हैं, जानते हैं। उनसे हम जानेंगे आज कि महाराष्ट्र की जो राजनीति है, वह किस दिशा में जाती हुई प्रतीत होती है और किस तरह से आप पूरे जो महाराष्ट्र की जो राजनीतिक पिक्चर है, उसको किस तरह से आप देख पा रहे हैं, किस तरह से समझ पा रहे हैं? प्रकाश जी। ये देखिए, अभी ऐसा है कि हमारे महाराष्ट्र का तो अंतिम चरण है, 5 इसके अंदर ही हमारा था। आज जो चल रहा है ये धुलिया, दिंडोरी, नासिक, पालघर, भिवंडी, कल्याण, ठाणे, उत्तर, उसके बाद में उत्तर मध्य मुंबई और उसके बाद में उत्तर पश्चिम मुंबई। इस तरीके से ये 10 हमारे सीटें पे अभी आज वोटिंग हो रहा है। एकंदरीत जो मैंने मुंबई के हमारे प्रतिनिधि से अगर बात किया तो वो बोले कि चल रहा है जोर से, लेकिन अभी वोटिंग परसेंटेज वगैरह के फिगर्स कोई बहुत ज्यादा ऑथेंटिक मिल नहीं रहे हैं। लेकिन वोटिंग तो चालू है और ऐसा कोई घटना की तो कोई खबर लगी नहीं है। लेकिन ये अंतिम चरण है महाराष्ट्र का और ये भी मालूम पड़ा है कि जो बारामती की जो सबसे इसकी जबरदस्त सीट थी हमारी पिछले इसके जी, जी। अंदर की, तो उसके जी, अंदर जी। भी अभी ये पता लगा है वहां पे कि जो वोटिंग हुआ है उसके अंदर भी बड़ा पैसे का खेल हुआ है, ये भी कान पे आया है। वो तीसरे चरण की थी, हालांकि तीसरे चरण में। तो एकंदरीत जो हमारे राज्य की तो जो बात करें तो वो तो यही बता सकता हूं मैं कि पूरे प्रदेश के अंदर हमारे वो बीजेपी के खिलाफ में माहौल है। और जो अच्छा। हमारी महाविकास आघाड़ी है, यानी ये जो राष्ट्रवादी है, शिवसेना अपने उद्धव ठाकरे वाली, और उसके बाद में कांग्रेस, तो इसके अंदर ही सारा ये चल रहा है। और जहां जहां राहुल गांधी की सभाएं हो रही है तो वहां तो भीड़ का सैलाब नजर आ रहा है, भयंकर लोगों का रिस्पांस भी है। और वहां पे इतनी कोई अननेसेसरीली इसकी जो बवंडर बनाया जाता है हमेशा सुरक्षा के नाम पे, वो भी होता नहीं है। वो तो डी के अंदर भी लोग घुस जाते हैं, वहां पे तो कोई रोकथाम नहीं है। और राहुल गांधी बड़े सादगी से पेश आ रहे हैं लोगों से और मुद्दे की बात कर रहे हैं। जिस तरीके से ये बातें बीजेपी के नेतागण कर रहे हैं, खास करके मोदी जी कर रहे हैं, तो उससे लोगों में एक तरह के से जो है एक बड़ी नाराजगी बोलो या संतप्त वातावरण है कि ये कोई पंतप्रधान को शोभा देती नहीं है ये सारी चीजें। तो हिसाब से ये सब चल रहा है। अभी जो क्या बोलते उसको, इनके इंटरव्यू भी हुए मोदी जी के, जी, जी। तो वो जी। इंटरव्यू तो बिल्कुल ये नूरा कुश्ती के जैसे सारे इंटरव्यू थे। अब नूरा कुश्ती आप समझते होंगे, मैं समझता हूँ कि स्क्रिप्टेड जी, स्क्रिप्टेड जी, जी। इंटरव्यू उसके सारे बाद हुए हैं। और लोगों को ये ध्यान में आ गया है कि ये बस अपने क्या बोलते एक नाटक नौटंकी इस तरीके से। लेकिन अभी एक बात जरूरी है कि जो मोदी की गारंटी, तो अभी मोदी जी की वो गारंटी अभी वो बोल नहीं रहे, क्योंकि उनको भी ध्यान में आ गया कि ये पत्ता चला नहीं है। प्लस 400 बार का 400 पार अब की बार वगैरह ये नारे भी उनके गायब हो गए हैं। उसके बाद में दूसरी एक बात है कि ये जो पीएम के जो थे
एक बात मोटे समझ लीजिए कि ये 4 हमारे उसके प्रमुख दावेदार है पीएम की जो कुर्सी के। तो उसके अंदर अमित शाह है, उसके बाद में नितिन गडकरी है, उसके बाद में राजनाथ सिंह है, योगी भी है, मोदी जी है। तो हर जन अपने एक में को काटने पे लगा है। तो ज्यादातर तो जो पत्ते खेले जा रहे हैं, दाव खेले जा रहे हैं, वो तो अमित शाह खेल रहे हैं, क्योंकि उनको खुद को बनना है। तो अगर उनको बनना है तो जो 4 दावेदार है, उनकी कन्या काटना पड़ेगा, उनके पैर काटना पड़ेगा। तो उन्होंने नितिन गडकरी के ऊपर वो काटने की कसरत की है, ऐसा मालूम पड़ा है नागपुर से। इसका जिक्र मैंने पिछले भी बार किया था। जी तो जी बहुत बुरी तरीके से कांग्रेस का जो उम्मीदवार था उसको बुरी तरीके से पैसा पहुंचाया गया। नितिन गडकरी ने जो बोला था कि मैं तो सिर्फ पर्चा भरने जाऊंगा, किसको वोट नहीं मांगूंगा, कोई मेरा किसको चाय नहीं पिलाऊंगा, कुछ नहीं करूंगा। लेकिन नितिन गडकरी को भी ये सारी बातें ध्यान में आई, तो नितिन गडकरी जी को भी गली गली घूमना पड़ा। हालांकि नितिन गडकरी तो अगर बीजेपी के अंदर नाम लिए तो मेरे ख्याल से उसके अंदर ये बीजेपी, मोदी, अमित शाह, और उसके बाद में अगर कोई नाम लेगा तो नितिन गडकरी का लेगा। इतना कद्दावर नेता है नितिन गडकरी, और क्योंकि उसके काम दिखते हैं रास्ते पे, जहां पे भी जाएंगे तो अपने को ऐसा लगता है कि यार नितिन गडकरी ने काम अच्छा किया है। तो ऐसे नेता के भी ये पैर काटने के काम पार्टी के अंदर की हो रहे हैं। इसीलिए कि अभी जैसे कहने का मतलब, वो जिसको उसके अंदर प्राइम मिनिस्टर बनना है तो उनको मालूम है कि अगर इनको रहे लाइन में तो सबसे आखिरी का नंबर तो इसके अंदर अमित शाह का है, सबसे आखिरी का। प्रायोरिटी में अगर पूछेंगे तो मोदी है, उसके बाद में नितिन गडकरी है, राजनाथ सिंह है, योगी है। ये ऐसे इस तरीके से दिखेगा, आखिरी में सबसे आखिरी में इनका नंबर है, अमित शाह का। और ये एक बात, दूसरा भी ये इसके ऊपर से ये बात मालूम पड़ती है, जिसका एक मैं बोलता हूं कि इट इज ए साइन। साइन है, क्या साइन है? ये साइन है कि देखिए शेयर बाजार जो है ये अभी गिरता जा रहा है, शेयर बाजार लगातार गिर रहा है, लगातार गिर रहा है। लेकिन सोने के भाव उछलते जा रहे हैं। आज सोने का भाव 75,000 रुपीज था, जो कि आज से 4 महीने पहले 70,000 था। तो एक महीने, तो कहने का मतलब लोगों को ध्यान में आ गया कि फाइनेंशियल क्राइसिस में इंडिया फंसने वाला है। तो अभी पैसा कहाँ डाले, तो शेयर बाजार में मत डालो, डालना है तो सोने में डालो, क्योंकि गोल्ड इज कॉल्ड एज ए कैश। तो वो हिसाब से सारी बातें चल रही है। दीज आर ऑल द इंडिकेशंस कि हमारी अर्थव्यवस्था पूरी गिर रही है और राजनीति जो है वो गड्ढे में जा रही है। कई लोग तो आपको भी पता है कि 10-15 लाख लोग तो इंडिया छोड़ के ऑलरेडी निकल चुके हैं, गए हैं, जिनको अकल है और जो जा सकते थे। अभी जो आपके मेरे जैसे लोग हैं जिनकी कुछ या जड़ें मजबूत हुई है, वो जा नहीं सकते हैं। एक जैसा बड़ा वृक्ष रहता है जिसकी जड़ें अंदर रहती है, जी उसको जी तो तुम ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते हो ना। उसी तरीके से हमारी परिस्थिति है। तो ये है, लेकिन ओवरऑल जो सिचुएशन मालूम पड़ती है टीवी से या सोशल मीडिया से अपने, बाकी गोदी मीडिया तो सारी बातें छुपा रहा है। रोज नए नौटंकियां, रोज नई बातें ये सब इनकी चल रही है कि ताकि लोगों को गुमराह करो। और रोज इनका एक इंटरव्यू, उसके अंदर के लोग, कल का भी एनडीटीवी का मैं इंटरव्यू इनका देख रहा था। तो उसी तरीके से सारी बातें चल रही है। तो देखना है अभी आगे आगे होता है क्या। ठीक। जी जी बिल्कुल सही कहा आपने कि आने वाले समय पता चलेगा कि और क्या नया डेवलपमेंट राजनीति के अंदर होता है। अच्छा, जिस तरह से आपने एक बात कही कि बीजेपी की जो अंदरूनी संघर्ष है उसकी तरफ आपने इशारा किया, उसकी तरफ कहीं ना कहीं आपने कहा कि जैसे नितिन गडकरी को घेरने की कोशिश बीजेपी के अंदर से ही की गई और राजनाथ सिंह का भी आपने नाम लिया। तो ऐसे जो बीजेपी का अंदरूनी संघर्ष है वह क्यों इतना बढ़ गया है कि आपस में ही जो है शीर्ष नेतृत्व की जो लड़ाई है, उसे पाने की जो लड़ाई है, वह मुखर होकर कहीं ना कहीं सामने आने लगी है और उसके क्या दुष्परिणाम बीजेपी के लिए हो सकते हैं क्या? बीजेपी तो निश्चित रूप से दुष्परिणाम तो ये भोगना ही पड़ेगा उनको, और हो रहा है वैसा उनके ऊपर दुष्परिणाम। लेकिन अभी ऐसा है कि बीजेपी के लोग तो अभी खुल के बाहर आएंगे नहीं, एक बात पहले समझिए। क्योंकि उनमें वो हिम्मत भी नहीं है, और वो एक डर बैठाने में मोदी जी कामयाब हो गए हैं कि बेटा जो मेरे खिलाफ गया वो ये कि आपने देखा ना, जिन्होंने बोला था कि 400 पार का इसलिए करना है कि हमको संविधान में बदल करना है, तो उन लोगों को तो टिकट ही नहीं। तो इसीलिए ये जिस तरीके से ये सारी बातें चल रही है, तो खुल के तो कोई सामने आने वाला नहीं है इनकी, एक बात ध्यान में रखिए। और अभी फिलहाल में ये लोगों को ये भी इसके ऊपर से बड़ी, यानी क्या बोलते हैं उसको, बड़ी नाराजगी है सारी चीजों से। आप कंगना रनावत को दे सकते हो। कंगना रनावत का क्या है? कुछ कंगना रनावत
उसके अंदर उसने जो भी रोल किए हैं, वो रोल की तो कोई मर्यादा होनी चाहिए ना। उसके जो रोल है वो तो सारे शराब पीने वाले रोल होने के बाद में ऐसी औरत को जिसने हमारे युवाओं को सामने कोई कीर्तिमान स्थापित नहीं किया है, कोई ये बताया नहीं है, ऐसी औरत को आप टिकट दे रहे हो, उसको वाई सिक्योरिटी दे रहे हो, उसको क्या बोलते हैं, उसको पद्म भूषण दे रहे हो, उसको पद्मश्री दे रहे हो। किस लिए दे रहे भाई? और पद्मश्री का अपमान कर दिया, पद्मश्री का अपमान हो गया। ऐसे जो लोगों को दे दिया, कहने का मतलब वो उसी कैटेगरी में जाके बैठ गए। तो हमारे अमरावती के अंदर भी नवनीत राणा को टिकट दे दिया। क्या करतूत है नवनीत राणा की, क्या करतूत है? जिसको पूरे हमारे वो जो एरिया से आती है अमरावती, तो अमरावती के तो जितने भी कद्दावर बीजेपी के नेता थे, उन सभी ने उसका विरोध किया था, लेकिन उसके बावजूद भी उसको दिया गया। तो ये सारा जो अभी फिलहाल में चल रहा है ना, बीजेपी के अंदर जिस तरीके से अभी चल पड़ी है, ये लोग जो है वो दबी आवाज में नहीं, अभी तो खुली आवाज में बातें कर रहे हैं, खुली आवाज में बात कर रहे हैं। जी, 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 जी। तो कहीं न कहीं आपने जो स्पष्ट रूप से कहा है कि किस तरह से बीजेपी की जो राजनीति है, किस दिशा में जा रही है। और साथ ही अगर बात करें, अगर महाराष्ट्र की राजनीति की बात करें, उसमें उद्धव ठाकरे हैं, शरद पवार हैं, कांग्रेस पार्टी है और दूसरी तरफ देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में बीजेपी है महाराष्ट्र के अंदर। तो जो उद्धव ठाकरे का जो पूरा एक ऑरा है, उसमें जिस तरह से इजाफा सभी लोग बता रहे हैं कि ये इजाफा हुआ उद्धव ठाकरे के ऑरा के अंदर, उसका समर्थक वर्ग और पहले से ज़्यादा इंटैक्ट उद्धव ठाकरे के साथ हुआ है। ये क्या बताता है कि क्या शिवसेना की जो राजनीति है उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में, ये आगे बढ़ेगी महाराष्ट्र में भविष्य में, या शिंदे उसमें कुछ स्टेक होल्डर बन सकते हैं? देखिए, जिस तरीके से सेना पहले पहले जमाने में मजबूत थी, उस तरीके से सेना की मजबूती में फर्क पड़ा है। लेकिन एक बात है कि सहानुभूति जो है वो उद्धव ठाकरे के पीछे गई है, इस बात को कोई नकार नहीं सकता। क्या है कि जो ये है लोगों का, जो रुझान है लोगों का, वो तो उद्धव ठाकरे के पीछे है या शरद पवार के पीछे। क्योंकि क्या है, देखिए ऐसा है, राजनीति में ये सब होता तो रहता है, लेकिन ये करने की एक पद्धति या स्टाइल थी। क्या इसके पहले पार्टियां फोड़ी नहीं गई? इसके पहले भी पार्टियां फूटी है ना, फोड़ी गई है। लेकिन जिस तरीके से, जिस घिनौने तरीके से ये पार्टियां फोड़ी गई, जैसे 50-50 करोड़ रुपए दे के अगर कोई विधायकों को खरीदता है और उसके बाद में सत्ता स्थापित करता है, तो ये कोई बातें छुपी तो नहीं रही है ना। हमारे अखबार ने सबसे पहले ये इसका भंडाफोड़ किया था कि ये 50-50 करोड़ रुपए एक एक विधायक को दे के ये 3,000 करोड़ के अंदर सत्ता बदल हुआ है करके। तो उन्होंने ना मुझ पर कोई केस किया, ना ही उसका कुछ खंडन भेजा उस समय पे। बाकी पूरे हिंदुस्तान में किसने ये खबर नहीं लगाई थी, लेकिन हमने लगाई थी उसकी। तो ये उसके बाद में राष्ट्रवादी कांग्रेस का जिस तरीके से उन्होंने ये किया, अभी देखिए राष्ट्रवादी कांग्रेस के 2-4 दिन पहले अजित पवार के ऊपर खुद स्वयं पंत प्रधान लांछन लगाते हैं कि ये नेशनल करप्ट पार्टी है, ये एनसीपी माने नेशनल करप्ट पार्टी। और उसके बाद में उन्होंने जो सिंचन घोटाला किया है 70,000 करोड़ का, भाइयों ये मोदी की गारंटी है, मैं नहीं छोड़ूंगा। ये आप बोलते हैं, 4 दिन के बाद में अजित पवार को आप डिप्टी मिनिस्टर बना के सत्ता में ले लेते हो, खुद की पार्टी में खड़ा कर दो। तो इसीलिए तो अभी वॉशिंग मशीन डिक्लेयर हो गई ना बीजेपी। तो ये, लेकिन ये सारे खेल जो तोड़े करे जा रहे हैं, अभी अशोक चौहान का भी विषय ले लिए। अब पहली बात तो जब तुमने शिंदे को साथ में लिया, तो जब तुम्हारी सरकार मजबूत हो गई थी, फिर उसके बाद में अजित पवार की पार्टी यानी शरद पवार की पार्टी तोड़ने की क्या जरूरत थी? शरद पवार की पार्टी तोड़ दी, उसके बाद में फिर तुमने अशोक चौहान को साथ में ले लिया, काहे लिए, काहे भाई? अभी देखो अशोक पवार के एरिया के अंदर भी देखिए, अशोक वो जो उनके जो ये है वो भी गिरने वाले हैं डेफिनेटली, बहुत अच्छी तरह। तो ये इससे क्या हो रहा है कि जो बीजेपी का कोर वर्कर था, जिसने कुर्सियां उठाई, दरिया उठाई और झाड़ू मारे हाथ में लेके, तो वो नाराज है। वो बोलता है कि जिंदगी भर क्या हमको साला यही काम करना है क्या, झाड़ू मारने का? तो ऐसी ये सारी जो बातें है, ये इससे ये बीजेपी का कोर वर्कर है वो भी नाराज है भली भांति। और इसका जो रिएक्शन है ये पूरे इलेक्शन में दिख गया है। और उसके बाद में इस बार जो है, जिस तरीके से ये पार्टी के वर्कर बाहर निकल निकल के वोटिंग करवाते थे, तो इस तरीके से इस बार तो कोई ऐसा बहुत ज्यादा ये दिखा नहीं है। तो ये सारी बातें बता दी है कि अभी आने वाला भविष्य क्या होगा, ये बता रहे हैं अभी।
लेकिन अभी तो क्या ठीक है, अभी आज की तो 20 तारीख है, आज से 14 दिन के बाद में इनका पूरा भविष्य तय हो जाएगा। और इतना सारा विरोध होने के बाद में, यानी मैं अगर 100 आदमी को पूछता हूं तो 100 में से 80 आदमी इनके खिलाफ बोलते हैं। और ऐसे होने के बाद में भी अगर ये आते हैं तो फिर जो बात निकली थी ईवीएम की वो होगी, उसके अंदर तो बिल्कुल डेफिनेटली देखना पड़ेगा। लेकिन कैसा है कि ये भी देखना पड़ेगा कि कास्टेड वोट कितने हैं एक सेंटर के ऊपर, और उसके बाद में फिर काउंटिंग क्या हो रहा है, क्या निकल रहा है। यानी कास्टेड वोट 2000 है और काउंटिंग 2200 वोटों की हो रही है, तो डेफिनेटली ये गड़बड़ी हो गई है इसके अंदर। बिल्कुल। क्योंकि इतना जब सारा चिल्ला चपट हो गई कि ईवीएम से हमको वोटिंग नहीं चाहिए और ये करो, तो लोगों की ये अगर दूध के धुले होते थे तो इन्होंने ये करते थे। लेकिन ये बात तो पक्की हो गई कि दूध के धुले नहीं है, इसलिए उन्होंने ये सारी बातों के ऊपर कुछ किया नहीं। इलेक्शन कमिश्नर भी जो बैठाया वो इनका जो हम बोलते ना कि अपना मेड सर्वेंट बैठा दिया है, तो उसको उसकी खुद की कोई आवाज नहीं है उसकी, तो वही हिसाब से सारी बातें चल रही है। तो लोगों के दिमाग में शंकाएं तो बहुत है। मुझे ऐसा लगता है कि ये इलेक्शन होने के बाद में अगर वाकई में बीजेपी की सत्ता आती है, मेजोरिटी निकलती है, मैं आपको बिल्कुल डेफिनेट बोलता हूँ कि लोगों में जनक्षोभ हो जाएगा, जिस तरीके से श्रीलंका में हुआ। जी, जी, जी। अच्छा, ये महाराष्ट्र में जैसे आज तीसरे चरण का चुनाव हो रहा है और लगभग पूरी 48 सीटों में एक चुनाव हो जाएगा महाराष्ट्र में आज के चरण की अगर बात करें। तो महाराष्ट्र की राजनीति का जो समीकरण है 48 सीटों का, किस तरह से आप देख पा रहे हैं? कितनी सीट किसके पक्ष में जाने का आप अनुमान लगा पा रहे हैं? हम्म देखिए, ऐसा है कि मैं बोल सकता हूं कि महाराष्ट्र की 41 सीट्स अभी तक के इनके पास में थी, आउट ऑफ 48। उसमें जो उस समय पे क्या था कि जब ये सेना के साथ में लड़ रहे थे, तो महाराष्ट्र इनकी 23 सीट आई थी और सेना की 18 सीट आई थी। अब दोनों मिला के 41 होता है, तो आउट ऑफ 48 41 बीजेपी की आई थी। इतना ये हुआ था परिवर्तन। लेकिन अभी जो परिस्थिति है, मैं देखता हूँ कि समझ लो बीजेपी की अगर क्लीन अगर सीट देखे जाए तो 23 में से बड़े मुश्किल से बीजेपी और उसका जो ये है सहयोगी पार्टियां, इनकी मिला के 10 से 12 के बीच में रहेंगी। क्या? इसके ऊपर जाने का तो कोई अंदाज नहीं है, सब जगह से जो कोई रिपोर्ट लग रहे हैं वो हिसाब से। और सट्टे के भाव जो है ये लगातार गिर रहे हैं, एक बात समझिए आप। लगातार बढ़ रहे हैं, बीजेपी के जो भाव है लगातार बढ़ रहे हैं, और कांग्रेस के जो भाव है, कांग्रेस के भाव जो है वो लगातार नीचे हो रहे हैं। तो भाव नीचे होना सट्टा बाजार में, इसका मतलब ये बताता है कि ये सीटें आ रही है, आने वाली है भाजपा की। और जिसके भाव बढ़ते हैं वो उसका मतलब यही है कि उसकी नैया डूबते जा रही है। जी, जी, जी। तो जैसा आपने बताया कि बीजेपी को बड़ा नुकसान हो सकता है महाराष्ट्र के अंदर, तो उसके पीछे ऐसे कौन से मुख्य कारण है कि क्या केवल शिवसेना का जो टूट है या एनसीपी का टूट है वही कारण है, या इसके साथ कुछ और भी महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़े कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो बीजेपी को नुकसान पहुंचा रहे हैं महाराष्ट्र के अंदर? अभी मुद्दे मूल रूप से देखे जाए तो एक तो फिलहाल का जो करंट मुद्दा है मोदी जी और भाजपा के जो लोगों का, अभी देखिए ना जो रैलियां चल रही है, ये इनके स्टार प्रचारक कहाँ गए हैं, कहाँ है स्टार प्रचारक, कहाँ है? कोई है ही नहीं। बस मोदी अमित शाह चल रहे हैं, नितिन गडकरी कहाँ दिखाई नहीं दे रहे हैं, उनकी कोई रैलियों का जिक्र नहीं हो रहा है। एक विषय। दूसरा विषय ऐसा है कि जो अभी ये इसका इलेक्ट्रल बॉन्ड का आया, उसके ऊपर ये बोल नहीं रहे कुछ कि क्या हो रहा क्या नहीं है। जो जो चीजों के ऊपर नए ना कांग्रेस क्या बीजेपी जो है, कोई भी जो देश के हित की बात है उसके ऊपर बात नहीं हो रही है। और फालतू चीजें जो फालतू मुद्दे हैं, वो फालतू मुद्दे उठाए जा रहे हैं। तो जिसके अंदर क्या बोलते हैं, इन्होंने पहले मंगलसूत्र निकाला, बाद में भैंस निकाली, साइकिल निकाली, फिर उसके बाद में इन्होंने मछली, इसके पहले मछली निकाला था। तो इस तरीके से वाहियात मुद्दे निकाल रहे हैं, तो इनके पास में कोई मुद्दे बचे नहीं है। और अभी फिलहाल में बीच में अभी 8 दिन पहले हुआ था कि भाई भारत के अंदर हिंदुओं की संख्या जो है वो 8% गिर गई है जनसंख्या, और मुस्लिमों की कुछ करीब करीब 45% बढ़ गई है जो थे उससे। अब ये सारे वाहियात इस तरीके से हो रहे हैं, मुझे आश्चर्य तो इसका लग रहा है कि ये क्या कर रही है, इलेक्शन कमिश्नर क्या कर रही है। ये इस तरीके से मुद्दे नहीं उठा सकते ना अब इलेक्शन इसके अंदर। और वो जो आंकड़े लीक यानी बताए गए,
वो प्राइम मिनिस्टर का कोई ये है डिपार्टमेंट है, उन्होंने किए। भाई ऐसा था, आपको ये करने का था तो आपने ऑफिशियल जनगणना करनी थी और ऑफिशियल जनगणना डिक्लेयर करनी थी। वो नहीं कर रहे, सिर्फ बेसर पर की जो बातें उठाई जा रही है, महंगाई का है वो विषय नहीं कर रहे, बेरोजगारी है, इनका आगे का प्लान क्या है। बस मोदी जी बोल रहे हैं मेरा तो 2045 का प्लान है। अरे 47 2045 की क्या बात करे, तो अभी की बात करो ना, वो तो बहुत लंबा मैदान है। ये अभी 4 साल की 5 साल की बात करो ना, कि अभी तुम क्या करने वाले। बस सिर्फ खोखले वादे, खोखले ये। व्हाट इज द रोड मैप? जिस तरीके से राहुल गांधी रोड मैप दे रहा है और जिस तरीके से वो घूम रहा है लोगों के बीच में, और जो मुद्दे की बात कर रहा है, मुद्दे की बात, तो उस तरीके से इनका तो कोई भी नेता मुद्दे की बात बता नहीं। आज ही मैंने सुबह TV9 के ऊपर सुनेता क्या नाम वो सुप्रिया श्रीनेत, कांग्रेस की प्रवक्ता, और बीजेपी का प्रवक्ता एक कौन है, वो सांसद भी है, उसको बहुत धोया उसने, सुधांशु त्रिवेदी। भयंकर धोया। हाँ सुधांशु त्रिवेदी। सुधांशु। अरे बाप रे बाप रे, वो तो ऐसा पटक के धोया उसने कि उसको बोलने को कुछ शब्द नहीं। 30 मिनट धोया उसने उसी टीवी के ऊपर, 30 मिनट सुनेता ने। मैं तो उसको वाकई में दाद दूंगा कि उसकी जो मेमोरी है और उसका जिस तरीके से बोलने का ये है, वाकई में तारीफ काबिल है। तो इनके पास में भी कोई बात करने के लिए, बात काटने के लिए, सुधांशु त्रिवेदी वो अपना नीचे मुंडी डाल के सुन रहा था सारी बातें, उसके बाद में कोई जवाब नहीं था सारी बातें का। तो इस तरीके से चल रहा है। जी जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। कहीं ना कहीं चुनौतियां लगातार बढ़ रही हैं बीजेपी की। और आखिर के अंत में आते हैं, अगर पूरे देश की बात करें राजनीतिक तौर पर, क्योंकि काफी हद तक आज परिदृश्य क्लियर, मतलब 80% लगभग सीटों पर चुनाव आज के, अगर मतदान की जोड़ के आज के चरण के चुनाव को जोड़कर बात करें तो लगभग 80% सीटों पर वोटिंग हो जाएगी आज। तो पूरे परिदृश्य को, पूरी राजनीतिक तस्वीर को, पूरे देश की आप किस तरह से आकलन कर पा रहे हैं उसका? अब जो बातें कान पे आ रही है वो हिसाब से तो हर स्टेट के अंदर ये लोग जा रहे हैं। मैंने आज ही उत्तर प्रदेश में वो मुलायम सिंह का लड़का, अपना क्या नाम उसका, उसके साथ की रैली अखिलेश देखी यादव। राहुल गांधी की, अखिलेश के साथ अखिलेश में, यादव और राहुल। और अपना, तो इनकी दोनों की मैंने रैली देखी। भयंकर जन सैलाब उबड़ा पड़ा है वहां पे, और डिसिप्लिन लोग हैं सारे के सारे। और लेकिन मोदी की इसके अंदर तो सारा मैनेज कर रहे हैं। कई जगह पे तो कुर्सियां खाली दिख रही। वो जिसको इन्होंने लिया था बीजेपी के अंदर, हमारा मुंबई का क्या नाम उसका, अपना मनसे का अध्यक्ष राज ठाकरे। राज ठाकरे की सभा में तो 20,000 कुर्सियां लगी थी, सामने 2,000 लोग बैठे थे। कोई जाने को तैयार नहीं, क्योंकि लोगों को ध्यान में आ गया इनका राजनीति क्या है, कैसा है। तो इस तरीके से बड़ी दुर्गति की विषय है। महाराष्ट्र के अंदर तो बीजेपी अगर जाती है तो उसका उसका पूरा का सेहरा बांधना पड़ेगा वो अपने फडणवीस के नाम पे। पूरा का पूरा सेहरा बांधेंगे, बड़े जबरदस्त धूमधाम से मनाना चाहिए। और क्या बोलते हैं, ढोल ताशे के साथ इसके सर के ऊपर ये सेहरा बांध देना चाहिए कि बस बीजेपी के हार के एकमात्र छिलेदार है करके। ऐसी परिस्थिति है। यानी कांग्रेस को जिताने वाला, देखिए कांग्रेस वालों ने भी हालांकि अगर जश्न मनाया और उसके अंदर अपने फडणवीस के पुतले लिए और बड़ा इसका दिया कि थैंक यू कि हमको आपने जिता दिया करके, धन्यवाद, इस तरीके से करना चाहिए अगर करना है तो वाकई में। तो ऐसे कौन से कारण है कि देवेंद्र फडणवीस बीजेपी के लिए संकट मोचक की जगह नुकसान वाली स्थिति में ज्यादा आ गए हैं? एक तो सत्ता की लालच है, जिस तरीके से उन्होंने सरकार इसकी फोड़ी, और जिस तरीके से, देखिए ऐसा था, इनको क्या सरकार फोड़ने की जरूरत थी। अरे चीफ मिनिस्टर तो तभी बन सकता था 2019 में। लेकिन उद्धव ठाकरे का कहना क्या था कि भाई 2014 से 2019 आप रहे, और तो अभी हमको होने दो साथ में अगर है तो। लेकिन उसकी जो ऑफर या बोलना था वो ठुकरा दिया गया, और बोले कि नहीं हम आपको नहीं बनने देंगे, आप मिनिस्टर ले लो, ज्यादा मिनिस्टर ले लो, लेकिन मुख्यमंत्री नहीं बन सकते आप। तो उसके ऊपर से सारा खेल बिगड़ गया। और शरद पवार ने जो है वो अच्छी तरह से डाव खेला, और फिर उद्धव, ये अनोखा एक कॉम्बिनेशन तैयार हो गया हमारा। उद्धव ठाकरे की सेना, उसके बाद में राष्ट्रवादी और कांग्रेस, इन्होंने तीनों ने मिलकर सेना सत्ता बना दी।
हालांकि उस समय पे तो इन्हीं का गवर्नर था बीजेपी का, लेकिन उसके बावजूद भी वो बनी, क्योंकि अब मेजोरिटी को कौन नकार सकता है, इनके पास में तो कुछ मेजोरिटी थी नहीं बीजेपी के साथ में। तो ऐसे इसके अंदर जिस तरीके से ये जोर जबरदस्ती से क्या बोलते हैं कि जबरदस्ती का राम राम करवाते हैं लोगों से महाराष्ट्र के अंदर, तो ये लोग बातें ये भूलते नहीं है, एक बात समझ लो। तो ये इसके कारण जो नाराजगी हुई है, क्या इसके पहले भी सत्ताएं तोड़ी गई ना, कई बार तोड़ी गई महाराष्ट्र के अंदर, लेकिन जो तोड़ने वाला था वो पर्दे के पीछे डाव खेल रहा था बड़े होशियारी से। ये विलासराव देशमुख के समय पे भी महाराष्ट्र के अंदर इसी तरीके से जो अपोजिशन पार्टी थी उसको परेशान करने के लिए, जैसे शरद पवार अपोजिशन पार्टी में थे, तो उस समय पे शरद पवार को परेशान करने के लिए विलासराव देशमुख जी ने बड़े बड़े पैतरे खेले, बड़े बड़े डाव डाले उनको परेशान करने के लिए। उन्होंने अन्ना हजारे को बड़ा बनाया। अन्ना हजारे को कौन पहचानता था महाराष्ट्र में, तब तक कोई नहीं पहचानता था, लेकिन अन्ना हजारे को हीरो बनाने का काम विलासराव देशमुख ने किया। और वो अन्ना हजारे हीरो बनने के बाद में फिर अन्ना हजारे का एक ही काम था, सुबह शाम उठता था, बोलता था राष्ट्रवादी कांग्रेस का ये एमएलए भ्रष्ट है, ये भ्रष्ट है, और राष्ट्रवादी कांग्रेस के शरद पवार के खिलाफ में मेरे पास में एक ट्रकलोड डॉक्यूमेंट्स है। रोज सुबह शाम बस एक ही काम था उसका। तो उसके बाद में ये शिवसेना का भी ये क्या बोलते उसको डिवाइडेशन राज ठाकरे को हाथ में लेके किसने किया, ये सारे के पीछे विलासराव देशमुख था। उन्होंने जाके राज ठाकरे को हवा दी, मन से, यानी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ये बनाई और ये करने दिया। बाकी बहुत है, लेकिन विलासराव देशमुख वॉज द बेस्ट चीफ मिनिस्टर। ही वॉज द बेस्ट चीफ मिनिस्टर। कोई भी प्रश्न का जवाब देता था, और उसके बाद में हर किसी की बात सुनता था। रात को 12 बजे 2 बजे फोन लेने वाला एकमात्र चीफ मिनिस्टर मैंने देखा है, एकमात्र नहीं था, एकमात्र नहीं बोल सकते। उसी तरीके से शरद पवार भी रात को कभी भी फोन करो वो फोन लेते हर एक का, और नहीं है तो कम से कम उनका जो पीए है वो मैसेज ले लेगा, दूसरे दिन कनेक्ट कर। तो ये जो जननेता है, ये जननेता कैसे रहते हैं, क्या है, ये बाला साहेब ठाकरे, बाला साहेब ठाकरे को भी कमजोर करने का काम किसने किया, वो विलासराव देशमुख ने किया। उन्होंने एक दिन अफवाह फैला दी कि बाला साहब ठाकरे की जिंदगी खतरे में है, तो जाके बाला साहब ठाकरे को सिक्योरिटी दे दिया, और जाके सिक्योरिटी में ऐसा कुछ दबा दिया कि कॉमन आदमी मिलना बंद हो गए। उसके पहले बाला साहब ठाकरे उनके हॉल में बैठे रहते थे, दरबार चलता था और सारी बातें होती थी, लोग आते थे, मिलते थे, निकल जाते थे अपनी परेशानियां बता के। लेकिन जैसा विलासराव ने डाव खेला ये महाराष्ट्र नव निर्माण सेना का, और कमजोर किया उसको, और उसके बाद में जो काम किया कि बहुत भयंकर तरीके से बाला साहब ठाकरे को पिंजरे में बंद कर दिया एक तरीके से। ये सिक्योरिटी, जेट सिक्योरिटी वाइज जो भी है देना, देखिए 100-200 पुलिस आजू बाजू में बैठे रहते थे, जाने वाला हर आदमी बंगले की तरफ स्कैन होता था। तो सामान्य कॉमन आदमी जो रहता था, फोन भी जो पुलिस के पास में थे, कोई कनेक्शन नहीं होता था। तो क्या है कि ये सारी बातें जो है ये दर्शाती है कि अगर राजनीति करनी भी है तो कितने सादगी से करना पड़ता। वो इट शुड नॉट बी वेरी, क्या बोलते हैं उसको, ऐसा रॉटन बोलो आडंबर या नहीं चाहिए, क्या है। आडंबर नीचे दिखावा नहीं चाहिए, सादगी वाला सिस्टम होना चाहिए। हाँ हाँ, हमारी तरफ एकदम गंदी राजनीति, घानेटी राजनीति, इस तरीके से शब्द है उसका। तो ये तरीके से हुआ था उस जमाने में, यानी अभी जो फडणवीस ने किया। लेकिन विलासराव देशमुख ने सारी पर्दे के पीछे की राजनीति किया ना, जो भी करता था ये विलासराव खुद पर्दे के पीछे रहता था, सामने नहीं आया कभी। वो तो जो कोई नजदीकी लोग थे हमारे जैसे, तो हमको पता लगा कि ये क्या होने वाला, क्या कर दिया करके। मैंने तो कई बार विलासराव को बोला, विलासराव जी अरे क्या कर रहे हो, कैसा हो रहा है, ये ठीक नहीं है। अरे पोरे साहब आपको राजनीति नहीं समझ में आएगी, ऐसा बोलते थे विलासराव, और अपने दाव खेलते जाते थे। तो लेकिन एक बात मानना पड़ेगा कि विलासराव देशमुख वॉज ए वेरी मैच्योर्ड मुख्यमंत्री, और उसके बाद में उसके बोलने में दम था, जो बातें बोलता था वो जरूर करता था। ये फालतू की वाहियात बातें और वाहियात घोषणाएं नहीं करती थी, और कैरेक्टर क्लीन था, कैरेक्टर क्लीन था। अभी तो अगर आप पूछे कि शिंदे के पास में कितना पैसा है तो अथाह पैसा है, फडणवीस के पास में कितना पैसा है तो अथाह पैसा है, इस तरीके से बातें। और शरद इसके अजीत पवार तो इसीलिए गए, हुआ गए क्यों बीजेपी के साथ में, क्योंकि उनको डर था
इसीलिए तो वॉशिंग मशीन के थ्रू क्लीन हो गए और सत्ता में शामिल हो गए काका का साथ छोड़ के। तो ये बातें है थोड़ी सारी की सारी समझने लायक। जी, जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। बहुत सारे विषय बताए कि किस तरह से महाराष्ट्र की राजनीति किन-किन विषयों पे प्रभावित हो रही है और देश की हाँ, राजनीति की दिशा भी किस तरफ जा सकती है। इन्हीं शब्दों के साथ आज चर्चा को विराम भी देते हैं और मैं आपका बहुत-बहुत आभार, धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि आपने हमारे दर्शकों के लिए समय निकाला और महाराष्ट्र की राजनीति को बहुत अच्छी तरह से उसका विश्लेषण किया है कि महाराष्ट्र की राजनीति में किस तरह से क्या संभावनाएँ आप देख पा रहे हैं, किस तरह का अनुमान आप लगा पा रहे हैं। और आने वाले 4 जून को पता चलेगा कि किसके प्रति लोगों ने अपना समर्थन दिया, किसके प्रति अपना विश्वास जताया, ये तो सब 4 जून को पता चलेगा। लेकिन एक मोटा-मोटा अनुमान आपके साथ बातचीत के बाद निकल के आता है कि महाराष्ट्र की राजनीतिक दिशा किस तरफ हो सकती है। मैं आपका बहुत-बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि आपने हमारे दर्शकों पे समय निकाला। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद, थैंक यू। और मैं आपसे बस ये आग्रह करता हूँ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। साथ ही संवाद इंडिया चैनल को सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन जरूर दबाएँ, जिससे संवाद इंडिया के अपडेट आपको समय से मिलते रहें। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद।